पार्किंसन डिज़ीज़ तरक्की पज़ीर ममालिक में एक बड़ा मसला बनती जा रही है, जहाँ पे लोग हर रोज़ $2 की जो है वो मेडिसिन एल-डोपा के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन लर्नर्स। आज हम अपनी इस वीडियो में व्यूअर्स के लिए जो है वो पार्किंसन डिज़ीज़ की लेटेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको जो है वो पार्किंसन डिज़ीज़ का बताते हैं कि पार्किंसन डिज़ीज़ क्या होती है। पार्किंसन डिज़ीज़ बेसिकली हमारे दिमाग की बीमारी है, जिसमें हमारे दिमाग के मूवमेंट कंट्रोल करने वाले कुछ सेल्स की डेथ हो जाती है और उन लोगों की जिन लोगों को पार्किंसन डिज़ीज़ हो जाती है उनकी बॉडी कँपकँपाना शुरू हो जाती है, बॉडी कांपना शुरू हो जाती है और बॉडी के कांपने के साथ वो रोज़मर्रा के काम जो है वो सरंजाम नहीं दे सकते। अब ये क्यों होता है? हम कहते हैं हमारी बॉडी में ख़ास तौर पे ब्रेन में मूवमेंट कंट्रोल करने के कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है। अब उन सेल्स की डेथ से हमारी बॉडी की जो मूवमेंट कंट्रोलिंग एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। अब सबसे पहले लोगों के जो है वो सीधे बाजू के अंदर झटके लगना शुरू होते हैं, फिर वक्त के साथ साथ झटके बढ़ते रहते हैं और जो इस बीमारी के अंदर शिद्दत आती है, एज आहिस्ता आहिस्ता बंदे की ज़्यादा होती है। अब इसकी अलामतें भी क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। अब इन अलामतों के साथ साथ फिर उस बंदे के बोलने के ऊपर जो है वो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। उसके जो वर्ड्स हैं वो उसके सही तरह साथ नहीं देते, उनके अल्फाजों के दरमियान रिदम नहीं रहते, उसकी वॉइस की टोन ख़राब हो जाती है, उसके अल्फाज सही तरह अदा नहीं हो पाते। ये सारे मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मसाइल जो हैं वो बढ़ते रहती हैं और इवन जो एक पर्सन होता है वो ख़ास तौर पे कोई भी रोज़मर्रा का काम है उसको वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकता। अब पार्किंसन डिज़ीज़ की अगर बताता चलूँ, कोई प्रॉपर क्योर या ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, हम मेडिकेशन से क्या करते हैं, हम इसकी अलामतों को कम ज़रूर कर देते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर कंट्रोल और प्रॉपर क्योर नहीं है। हाँ, समटाइम्स हमें सर्जरी भी करवानी पड़ जाती है और सर्जरी के ज़रिए हम इसकी अलामतों को क्या करते हैं, क्योर करते हैं। अब आपको इसकी अलामतों में क्या मिलता है? सबसे पहले तो आपको ट्रेमर्स मिलते हैं। ट्रेमर्स वही झटके, बॉडी के अंदर झटके लगते हैं, मसल स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा उसकी जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स होती हैं उनकी इम्पेयरमेंट शुरू हो जाती है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, मैं आपको बताता चलूँ। ऐसी मूवमेंट्स जो आपके अपने कंट्रोल में ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करते हैं जैसे आपकी आंखों का झपकना, आई ब्लिंकिंग है, आपकी हार्ट बीट है, आपका ब्लड प्रेशर है। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इनको बॉडी खुद कंट्रोल करती है। तो पार्किंसन डिज़ीज़ के लोगों की इनकी भी इम्पेयरमेंट शुरू हो जाती है, उनकी जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स होती हैं उनकी कंट्रोलिंग ख़त्म हो जाती है, उनके स्केलेटल मसल स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं, उनकी वॉइस की टोन ख़राब होना शुरू हो जाती है, उनकी वॉइस के अल्फाजों के दरमियान रिदम ख़त्म हो जाता है, इवन उनकी हैंड राइटिंग चेंज होना शुरू हो जाती है। ये सारे मसले शुरू हो जाते हैं अगर किसी को पार्किंसन डिज़ीज़ हो जाती है। अब पार्किंसन डिज़ीज़ की वजह क्या है? हम बेसिकली अगर पार्किंसन डिज़ीज़ की वजह को देखें तो हम इसके ट्रीटमेंट को देख सकते हैं। अगर हम इसकी वजह देखें तो हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल्स कहते हैं जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के अंदर अपना रोल रखता है। उसमें एक डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर हम कहते हैं, वो क्या हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। जैसे ही डोपामीन की प्रोडक्शन कम होती है, उसकी वजह से हम कहते हैं हमारी बॉडी के जो कंट्रोलिंग एबिलिटी है ब्रेन की, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब डोपामीन की प्रोडक्शन कम क्यों होती है? हम कहते हैं हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स, उनकी एबनॉर्मल ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। उनकी एबनॉर्मल ब्रेकडाउन से, एबनॉर्मल डेथ से डोपामीन की प्रोडक्शन कम होती है। डोपामीन की प्रोडक्शन से पार्किंसन डिज़ीज़ की अलामतें शुरू हो जाती हैं। इसका एक्चुअल और रियल कॉज क्या है वो अभी तक नहीं पता, लेकिन हम कहते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स ज़रूर हैं जो फैक्टर्स क्या करते हैं, जो पार्किंसन डिज़ीज़ में अपना रोल रखते हैं। फैक्टर कौन कौन? सबसे पहला फैक्टर एज कौन सी? मिडल से हम कहते हैं एंड स्टेज की जो एज है वो पार्किंसन डिज़ीज़ में हेल्प आउट करती है। ख़ासतौर पर अगर एवरेज एज माना जाए तो 60 ईयर्स जो है वो पार्किंसन डिज़ीज़ के लिए एवरेज एज जो है वो समझी जाती है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स हैं, इसके अलावा टॉक्सिन्स का इफ़ेक्ट है, किसी को टॉक्सिन्स की एबिलिटी हुई है। इसके अलावा हम कहते हैं अगर उस पर्सन को ट्रॉमा या इंजरी हुई है, किसी जगह पे सर पे चोट लगी है, चोट लगने से ख़ास तौर पे वही सेल्स की डेथ हो गई है जो डोपामिन की प्रोडक्शन कर रहे थे या जो मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे, उनका इफ़ेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं, पार्किंसन डिज़ीज़ को हेल्प आउट कर सकती हैं।
अब पार्किंसन डिजीज़ हो गई है। पार्किंसन डिजीज़ में नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने क्या हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को कर सकते हैं। अब पार्किंसन डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या है। अब जैसे हमने कहा कि क्या होता है, डोपामीन की प्रोडक्शन कम होती है। इसका मतलब है कि अगर डोपामीन की प्रोडक्शन हमारे उन सेल्स की जो मूवमेंट कंट्रोल करते हैं उनको अपने कंट्रोल में रखता है, अगर हम अपनी बॉडी के अंदर डोपामीन की प्रोडक्शन को मेंटेन करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को ओवरकम कर सकते हैं। अब मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ, डोपामीन की प्रोडक्शन के लिए इसका एक प्रीकर्सर अमाइनो एसिड ज़रूरी होता है, उसे हम एल डोपा कहते हैं, लेवर डोपा भी कहते हैं, उसे एल डोपा भी कहते हैं। एल डोपा क्या है, वो एक्चुअली डोपामीन की प्रोडक्शन करता है। तो हमने सबसे पहले पार्किंसन डिजीज़ के हवाले से सिंथेटिक एल डोपा की प्रोडक्शन की। सिंथेटिक एल डोपा हमने केमिकली लेबॉर्ट्री के अंदर एल डोपा बनाया, वो एल डोपा लोगों को जो है वो क्या देना शुरू कर दिया, ताकि वो एल डोपा बॉडी में जाएगा, वो क्या करेगा, डोपामीन की प्रोडक्शन करेगा। डोपामीन की प्रोडक्शन क्या करेगा, हमारे सेल्स को दोबारा जो है वो जो एबनॉर्मल ब्रेकडाउन हो रही है उनकी कंट्रोलिंग करेगा, जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ की अलामतें कम हो जाएंगी। लेकिन लोगों को एल डोपा जो केमिकली सिंथेसाइज था, जब उसकी इंजेक्शन करवाया गया, वो दिया गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनको नॉजियल कंडीशंस, वॉमिटिंग कंडीशंस, बिहेवियरल कॉम्प्लिकेशंस, उनको मसाइल आना शुरू हो गए सिंथेटिक एल डोपा की वजह से। फिर हमने ऑर्गेनिक एल डोपा भी डिस्कवर किया और उसके भी प्रोडक्शन किया। उसमें हमारे पास जो है वो वेलवेट बीन्स हैं, जिसके अंदर तकरीबन हम सीड से तकरीबन 10% जो है वो एल डोपा हासिल करते हैं। लेकिन उनका एक साइड इफ़ेक्ट्स है, उनके ऊपर छोटे छोटे म्यूकेन हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स क्या करते हैं, जब हार्वेस्ट करने वाले लोग हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो हेयर्स उनको एलर्जी कंडीशंस कर देते हैं। अब ये हमारे पास क्या था, उसका ख़ास तौर पे साइड इफ़ेक्ट्स था। अब हम अपनी इस वीडियो में मेन चीज़ की तरफ आते हैं, जो कि हाईलाइटेड पोर्शन है हमारी वीडियो का, पार्किंसन डिजीज़ के हवाले से। जब हम इस वीडियो के मेन चीज़ की तरफ आते हैं तो एक्चुअली हमने रिसेंटली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज़ बनाए हैं। यस, रिसेंट जो है वो 11 दिसंबर को एक जो है वो रिसर्च पब्लिश हुई है, हमारे 11 दिसंबर 2020 को ही एक रिसर्च पब्लिश हुई है, जिसमें हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज़ को बनाया है। हमने क्या किया, हमने टोमेटोज़ के अंदर जीन को इंसर्ट किया है। वो जीन क्या करता है, वो एक इंजाइम को कोड करता है। उस इंजाइम का नाम क्या है, टायरोसिनेज इंजाइम को कोड करता है। अब वो टायरोसिनेज इंजाइम क्या करता है, वो एक्चुअली एक टायरोसिन अमाइनो एसिड की मदद से क्या करता है, एल डोपा की प्रोडक्शन करता है। इसका मतलब है कि एल डोपा की प्रोडक्शन के लिए टायरोसिन अमाइनो एसिड चाहिए। टायरोसिन अमाइनो एसिड एक्चुअली क्या है, प्रीकर्सर है किसका, टायरोसिनेज एंजाइम का। हमने उस जीन को हासिल किया, आइसोलेट किया, जो क्या करता है, टायरोसिनेज एंजाइम को कोड करता है। हमने उस जीन को इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, टोमेटोज़ के अंदर। अब टोमेटोज़ के अंदर जीन को इंसर्ट किया है तो टोमेटोज़ के अंदर क्या किया, उसने एल डोपा की प्रोडक्शन शुरू कर दी विद द हेल्प ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड। अब उसने क्या किया है, उसने वहाँ पे एल डोपा की प्रोडक्शन शुरू कर दी। और मेन जो चीज़ है, हमें एल डोपा फ्रूटिंग बॉडी से मिला, ना कि पूरे प्लांट से मिल रहा है, हमें फ्रूटिंग बॉडी से एल डोपा मिल रहा है। हम उस एल डोपा को हासिल कर रहे हैं। तकरीबन 1 kg जो है वो टोमेटो से हमने 150 मिलीग्राम जो है वो एल डोपा हासिल किया है। अब टोमेटोज़ को ही काश्त करने का या कल्टीवेट करने का मेन रीज़न क्या थी, टोमेटोज़ को कल्टीवेट करने की मेन रीज़न ये थी कि एक तो इजीली कल्टीवेट हो जाती हैं, वर्ल्ड वाइड कल्टीवेशन होती है, पूरी दुनिया में होता है इजीली, कोई ज़्यादा टोमेटोज़ को कल्टीवेट करने के लिए जो है वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर दूसरा, इनके जो ऑथर है, हमारे फर्स्ट ऑथर इस स्टडी के, उन्होंने कहा कि इनकी आप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज़ हैं, आप इनको कोई ज़्यादा आपको करना भी नहीं पड़ता ग्रो करने के लिए। आप छोटे से स्क्रीन हाउसेस के अंदर, लिमिटाइज्ड कंट्रोल कंडीशंस के अंदर, जहाँ पे इनके पोलन स्केप ना हो रहे हो किसी दूसरे पार्ट के ऊपर, आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे टोमेटोज़ को कल्टीवेट कर सकते हैं। और इवन हम इन टोमेटो से क्या कर सकते हैं, हम जो है वो चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बड़ा मसला बनती जा रही है। ठीक है, इवन जो है वो $2 की मेडिसिन जो है वो हर रोज़ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए सिंथेटिक एल डोपा, जो कि उनकी बॉडी के अंदर डोपामिन की प्रोडक्शन करवाए, बड़ा ही जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, एक अल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है। अब हमने क्या करना है, हमने टोमेटोज़ के अंदर एल डोपा की प्रोडक्शन करवाई है।
अब टोमेटोज़ के अंदर एल डोपा की प्रोडक्शन होगी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वाले क्या करेंगे, वो उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उससे क्या बनाई जाएगी, मेडिसिन्स बनाई जाएंगी और वो आम लोगों तक जो है वो अवेलेबल होंगी। हम अपनी इस वीडियो कंक्लूड करते हैं। हमने बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन में और इस पूरी वीडियो में ये चीज़ देखी है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो से एक्सप्रेशन ली क्या कर सकते हैं, टायरोसिनेज एंजाइम की मदद से हम टायरोसिन की वजह से एल डोपा की प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसकी वजह से डोपामिन की प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं और वो टोमेटोज़ के ज़रिए इजीली हो सकता है। और दूसरी चीज़ हमने ये कही कि टोमेटोज़ को हम फ्यूचर में सिंथेटिक बायोलॉजी के हवाले से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर आपको जो है इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस सारे सिनेरियो की और प्रोसेस की समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और कोई भी एम्बिग्विटी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको एंटरटेन करने की जो है वो ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।